जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रचंड प्रयास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आर्य शर्मा। आज स्टार्ट करना है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इसका जो नाम है वो है चुंबकत्व एवं द्रव्य। चुंबकत्व का मतलब जैसे हम लोग अपने अगल बगल बहुत सारे चुंबकीय पदार्थ देखते हैं। बचपन में हमने कई सारे चुंबकों को आपस में चिपकाया है, अड़ा उसे तोड़ा है। किसी स्पीकर के पीछे आपने देखा होगा चुंबक लगा रहता है ना। जब स्पीकर हमारा खराब हो जाता है हम उसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं और उसके साथ बचपन में खूब खेले हैं। क्या इसकी और कोई प्रॉपर्टी हो सकती है? आखिर ये चुंबक बनता कैसे है, या इस चुंबक के पास और क्या क्या गुण होते हैं, इसका इस्तेमाल और हम स्पीकर के अलावा कहाँ कहाँ करते हैं, इन सारे क्वेश्चंस के जवाब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आप यहाँ पे आपको दिखाने के लिए दो अलग अलग तरीके के चुंबक दिए गए हैं। जैसे एक दे दिया गया है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हॉर्स्यू मैग्नेट, है ना। मतलब एक हार्स देखिए जो जिसको क्या बोलते हैं, नाल, घोड़े की नाल। घोड़े जब चलते हैं उसके पैरों में एक तरीके का लोहा लगा दिया जाता है, उसे बोलते हैं घोड़े की नाल। तो इसे बोलते हैं नाल चुंबक। ठीक सी उसी तरीके का है ये, इसलिए बोलते हैं नाल चुंबक। एक मिनट, एक मिनट बेटा। हाँ, इसको बोलते हैं बेटा नाल चुंबक। ठीक है, नाल चुंबक। ठीक है, ये शेप है, बाकी मटेरियल एक ही हो सकता है ना। ऐसा शेप आप चुंबकीय छर्रे भी पा सकते हैं। आप अपने अगल बगल के अगर शॉप पे जाते हैं, स्टेशनरी शॉप पे, तो वहां पे आपको अलग अलग शेप के मिल जाएंगे मैग्नेट्स। ठीक है, तो मैग्नेट जैसा कि इसका नाम है, इसका सबसे पहले खोज कहाँ हुई होगी और इसको कैसे पहचाना गया होगा, तो इसके पीछे एक कहानी है। ठीक है, ये एक प्लेस है, ठीक है, जिसको मैग्नीसिया, है ना, नाम से जाना जाता था। तो मैग्नीसिया में एक असल में सबसे प्रारंभिक में कहानी कही जाती है कि मैग्नीसिया में एक चरवाहा हुआ करता था। चरवाहा समझते हैं, जो अपना चौपाइयों को चराता है, जैसे किसी के पास बकरियां हैं, भेड़ हैं, या इसी भैंसों को चराता है। तो वहां पे जो भी हो, फिलहाल शायद वो भेड़ों को चरा रहा था। तो चराते हुए उसके पास एक स्टिक थी, उसने शूज पहन रखे थे, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में, अब हमारे यहाँ के चरवाहे तो स्लीपर भी नहीं पहनते, नंगे पांव घूमते रहते। लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ पे आपको पता है कि जो उनकी वियरिंग्स है हमसे डिफरेंट है, उनके जो पहनावा है हमसे काफी ज्यादा अलग है। तो वो शूज या जो भी स्लीपर पहने थे, उनके स्लीपर में नीचे लोहा लगा हुआ था, और उनकी जो स्टिक थी, स्टिक में भी नीचे से लोहा लगा हुआ था। तो वो एक जगह पे खड़ा होता है, किसी एक पहाड़ी पे जाके चरा रहा होता है, और वहां पे जब वहां से चलने की कोशिश करता है तो देखता है उसके शूज वहां पे चिपक गए हैं, या स्टिक उसकी उठ नहीं रही है। तो उसको काफी डर लगता है, उसे लगा यहाँ पे कोई भूत वगैरह है। तो भाई यहाँ से बहुत जल्दी जल्दी वो क्या करता है, यहाँ से भागता है, और भाग करके वही शूज छोड़ करके, स्टिक छोड़ करके भाग जाता है, और अपने गांव वालों को जाके वहां पे बताता है कि भैया उस पहाड़ी पे एक भूत है जो मेरे शूज और हमको चिपका लिया था। ठीक, तो सारे गांव वाले क्या कहते हैं, वहां पे जाने की कोशिश करते हैं और जाते हैं, और जाने के बाद देखते हैं कि वहां पे जिन लोगों ने नीचे मतलब शूज में जिनके लोहा लगा था वही वहां पे चिपक पा रहे थे, बाकी आराम से घूम रहे थे। तो रिसर्च के बाद पता चला कि वहां पे एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे की और इससे मिश्रित चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अपने आप में चिपका लेता है, और बाद में इसी का नाम मैग्नीसिया नामक स्थान पे, उस पहाड़ी का नाम क्या था, मैग्नीसिया था। तो मैग्नीसिया नामक स्थान पे खोज होने के कारण इसका नाम मैग्नेट रख दिया गया, और मैग्नेट को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। ठीक बेटा, मैग्नेट को ही क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। तो अब हम लोग चुंबक के बारे में ही पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कई तरीके स्पीकर के पीछे लगे होते हैं, या इस तरीके के, अगर आप दुकान पे जाएंगे, यानी कि आप अपनी किसी किस पे, स्टेशनरी की शॉप पे जाएंगे, तो इस तरीके के आपको चुंबक वहां पे मिल जाएंगे आसानी से। चुंबक में बेटा दो सिरे होते हैं, जैसे एक को हम एस कहते हैं और दूसरे को एन कहते हैं, है ना। एस और एन का तात्पर्य ये है कि जब हम किसी मैग्नेटिक नीडल को, यानी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, लटकाने का मतलब ऊपर से धागा बांध करके इसको लटका देते हैं, तो लटकाने के बाद ये क्या होता है, हमेशा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में ही क्या होता है, लटकती है। नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में ये लटकती है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो इसमें हमेशा इसको अगर हम इस तरीके से राउंड कर देते हैं, किसी और तरीके से घुमा देते हैं, लेकिन ये हमेशा जो स्थिर होती है जाके फिर नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में होती है। तो जो सिरा इसका नॉर्थ की ओर यानी उत्तर की ओर रहता है उसको
हम उत्तरी ध्रुव बोल देते हैं, और जो दक्षिण की तरफ रहता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव बोल देते हैं। और इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए नॉर्थ साइड को, यानी जो उत्तरी ध्रुव होता है उसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं, और जो दक्षिणी ध्रुव है वो एस से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये इन यहाँ पे कलर दिखा के आपको दिखा दिया गया है। इनके बीच जो क्रियाएं होती हैं आपस में, ये आप भी जानते हैं। इसके बीच जो क्रियाएं होती हैं, जैसे अगर हम इनको साफ पास पास लाते हैं नॉर्थ नॉर्थ को, तो ये रिपल करते हैं यानी प्रतिकर्षित करते हैं, और अगर एन और एस को पास में लाते हैं चिपक जाते हैं। तो इन सारी बातों को हम लोग आगे समझेंगे। तो सबसे पहले चुंबकत्व होता क्या है बेटा, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो चुंबकत्व वे पदार्थ हैं जो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ठीक है, चुंबक कहलाते हैं। तो चुंबक होते क्या है, चुंबक वे पदार्थ है जो अपने चारों ओर क्या करते हैं, चुंबकीय फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मतलब एक आपने देखा होगा जब हम दो चुंबक को पास पास क्या करते हैं, लाते हैं, तो अगर हमने एस एस एक पास लाए हैं या एन एन पास लाए हैं तो क्या होता है, जब हम उसके पास जाएंगे तो दूसरा वाला भागता है, ठीक है। या ठीक उल्टा अगर हम कर देते हैं, एक एस और एक एन ले लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपस में थोड़ी दूर तक तो नहीं चिपकेंगे, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे खड़ाक से आके इससे चिपक जाता है। इसका मतलब ये है कि किसी चुंबक के चारों ओर एक एरिया, एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जहां तक किसी चुंबक का एक तरीके का समझो भौकाल चलता है, मतलब एक चुंबक का एक क्षेत्र रहता है जहां से वो खींच सकता है अपनी तरफ या एक दूसरे को भगा सकता है, वही उसको क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ दुनिया में भी अवेलेबल है जो क्या करते हैं, चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। चीजों को छोड़ करके हम क्या कहेंगे, लोहे और लोहे से मिश्रित वस्तुओं से अपनी अपनी ओर आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, चुंबक कहलाते हैं। ठीक बेटा, यहाँ पर जैसे चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, चुंबक हम यहाँ पर पढ़ेंगे दो प्रकार के होते हैं। अब एक प्राकृतिक या अस्थाई चुंबक और एक वैद्युत चुंबक, या इसे ही बोलते हैं अस्थाई चुंबक, है ना, अस्थाई चुंबक, ठीक, अस्थाई चुंबक। तो बेटा देखो, स्थाई और अस्थाई का मतलब क्या है। स्थाई चुंबक का तात्पर्य यह है कि ऐसे चुंबक जो जिसमें एक बार चुंबकीय प्रॉपर्टी अगर आ गई, मतलब चुंबक का गुण आ गया, तो वो हमेशा बना रहता है, मतलब उसके बाद वो चुंबकीय गुण वहां से नहीं जाएगा, हमेशा उसमें चुंबक का गुण विद्यमान रहेगा। लेकिन अस्थायी चुंबक और एक बार अगर चला गया, इन केस मान लेते हैं कि उसमें चुंबकीय गुण चला गया, तो जाने के बाद फिर से आना मुश्किल है। तो अस्थायी चुंबक वो होते हैं जिनमें प्री इंस्टॉल्ड कह लो, उसके अंदर जो चुंबकीय गुण होता है पहले से ही विद्यमान रहता है, ठीक है, और वो कभी उसमें हम चुंबकीय क्षेत्र को घटा या बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। जो नेचुरल मैग्नेट है, मतलब जो हमारे प्राकृतिक जो स्पीकर के पीछे लगी होती है, बार चुंबक जो भी आपने हमने आपको यहाँ इस स्लाइड में ये दिखाया, ये सब क्या है, ये बेटा सब स्थायी चुंबक है, ठीक है। इनमें चुंबकीय पद एक बार गुण आ जाता है तो उसके बाद नहीं जाता। लेकिन दूसरा जो होता है वैद्युत चुंबक होता है। वैद्युत चुंबक का मतलब ये होता है कि ऐसे चुंबक जो, ठीक है, ऐसे चुंबक जिनका जैसे एक बार उसमें प्रॉपर्टी आ गई चुंबक की, लेकिन उसके बाद उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं जाएगी, मतलब उसमें चुंबक की गुण आ जाने के बाद इसमें चुंबक की गुण मतलब सॉरी अस्थायी पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें एक बार चुंबक की गुण आ जाता है तो उसको जब चाहे हम चुंबकीय पदार्थ में बदल सकते हैं और जब चाहे उसको नॉर्मल पदार्थ की तरह व्यवहार कर सकता है। ठीक इसको बनाने के लिए हमने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था धारावाही प्रणाली का, तो ठीक उसी प्रकार हम इसको डिजाइन कर लेते हैं। जैसे एक खोखला बेलन होता है और इसपे तांबे के ढेर सारे पृथक तार क्या कर देते हैं, लपेट देते हैं, और लपेट करके ये जो तार के सिरे हैं इसमें एक बैटरी जोड़ करके अगर हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाता है। मतलब ये एक कृत्रिम चुंबक बन जाता है, जिससे कि जब तक इसमें करंट फ्लो करवाओगे, मतलब करंट भेजोगे, तब तक ये चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, और जब इसमें करंट बंद कर दोगे तो ये फिर से गैर चुंबक पदार्थ की तरह व्यवहार करने लगता है। मतलब इसमें खास खूबी होती है कि इसमें जो चुंबकीय गुण होता है, ठीक है, वो बेटा करंट पर डिपेंड करता है, यानी आई पे डिपेंड करेगा। आई पे डिपेंड करने का ये मतलब हो गया कि अगर आई ज्यादा है ना, आई ज्यादा है मतलब वैद्युत वहां पे करंट आप ज्यादा भेज दोगे, जो अगर करंट ज्यादा है तो उसमें क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र, एक मिनट, अच्छा, वहां पे आई जो होगा, ठीक है बेटा, किस पे डिपेंड करेगा, आई पे। आई अगर ज्यादा है तो उसमें चुंबकत्व का गुण
ज्यादा आ जाएगा, यानी ये प्रोपोर्शनल होता है, और आई कम करोगे तो उसमें चुंबकीय गुण जो है चला जाएगा या घट जाएगा। आई के तई मतलब करंट को बिल्कुल ऑफ कर दोगे तो वो चुंबक नहीं रह जाएगा। तो मतलब ये चुंबक स्ट्रांग भी होता है, क्योंकि ये जो स्थायी चुंबक है इनमें क्या होता है कि मतलब इसमें अगर हमें बहुत ज्यादा चुंबकत्व का गुण चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग चुंबक बनाना है, तो इसका साइज बढ़ाना पड़ेगा, है ना, इसका आकार बढ़ाना पड़ेगा, तो उसमें स्ट्रांग चुंबक बन सकता है। लेकिन हमारा जो अस्थायी चुंबक या हमारा कृत्रिम चुंबक है, विद्युत चुंबक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बिना उसके आकार साइज बढ़ाए, केवल वैद्युत धारा बढ़ा करके हम उसको एक स्ट्रांग चुंबक में बदल सकते हैं। ठीक है। खूब। दूसरी जो हमारा प्राकृतिक चुंबक है, उसमें क्या है, उसमें मतलब हम जिस उसका चुंबकत्व को घटा नहीं सकते, है ना, बढ़ा नहीं सकते, जितना है उतना ही रखेंगे। मान लो कभी हमें कम की जरूरत है या ज्यादा की जरूरत है तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, अगर आपको ज्यादा चुंबकत्व की जरूरत है तो आप करंट को बढ़ा दीजिए, कम की जरूरत है तो घटा दीजिए, मतलब ये हमारे कंट्रोल में काम करता है। जबकि प्राकृतिक चुंबक हमारे कंट्रोल में काम नहीं करता है, वो उसकी शेप और साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो हालांकि हम इस चुंबक के बारे में पिछले चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं, धारावाही प्रणालिका क्या है, उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र वगैरह हम लोग पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 4 था इसके लिए। अब हम ज्यादातर पढ़ेंगे प्राकृतिक चुंबक के बारे में, और उन्हीं के बारे में ये चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर पढ़ा है प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, तो अभी हमने शॉर्टकट में आपको बता भी रखा है कि प्राकृतिक चुंबक क्या होते हैं, है ना। जैसे कि ऐसे चुंबक जो कहाँ पाए जाते हैं, ऐसे चुंबक जो प्रकृति ने हमें आसानी से दिया, ये हालांकि इनको बनाया भी जा सकता है उन्हीं मटेरियल से, जो जैसे हमारा जो आपने देखा होगा, जो स्पीकर के पीछे चुंबक लगा हुआ है, तो वो एडिचिट हमें मिल भी सकता है, इसको हम बना भी सकते हैं ऐसे तरीके से। ठीक है, वही पदार्थ को मिक्स करके। तो ये लौह और उसकी मिश्र धातुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। ये जो हमारे प्राकृतिक चुंबक होते हैं, ये क्या होते हैं, लौह और उससे मिश्र धातुओं से मिलकर बने होते हैं। इनमें चुंबकत्व का गुण अस्थायी रूप से विद्यमान होता है। मतलब इसमें जो गुण होता है चुंबकत्व का, मतलब वही जो चुंबक की प्रॉपर्टी होती है चिपकाने की या रिपल करने की, वो क्या होता है, स्थायी रूप से विद्यमान होता है। मतलब एक बार है आ गया उसमें तो उसमें खत्म नहीं होता। ठीक है बेटा, स्थायी रूप से क्या होता है, विद्यमान होता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, स्थायी चुंबक कहलाते हैं। इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थायी चुंबक बोलते हैं। ठीक है। तो और जो वैद्युत चुंबक होते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको अभी बहुत ज्यादा कुछ बताया है कि स्थायी चुंबक क्या होते हैं या अस्थायी चुंबक होते हैं। तो यही लैंग्वेज में लिखा हुआ है यहाँ पे, धारावाही प्रणालिका के द्वारा उत्पन्न चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक बेटा, अभी जो हमने धारावाही प्रणालिका बनाई थी, आपको बना के दिखाया था, यहाँ पे एक खोखला क्या करते हैं, बेलन लेते हैं, इसके ऊपर क्या करते हैं, पृथक तार तांबे के लपेट देते हैं, और लपेट करके इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या ये चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। ये प्रैक्टिकल आप अपने घर पे आसानी से भी कर सकते हैं। आपके घर में कोई भी एक रील जिस पर लिपट के आती है ना, रील धागा, है ना, उसकी खाली अगर कागज ले लीजिए, उस पर जो पंखे से निकला हुआ अगर तार हो, या जाके मैग्नेट इलेक्ट्रिशियन की दुकान से अगर आप तांबे के कैसे तार ले लें जिसपे निकिल चढ़ी होती है ना, वो लाके और ढेर सारे फेरों के साथ इस पर लपेट लें, और लपेटने के बाद जो उसके जो सिरे हैं उसको किसी बैटरी से जोड़ें। ये प्रैक्टिकल आप लाइट के साथ नहीं करेंगे, बैटरी के साथ करेंगे। मार्केट में छोटी बैटरियां मिलती हैं, उन बैटरियों के साथ करें तो आप देखोगे जैसे इसमें करंट फ्लो करवाओगे, ये विद्युत चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाएगा, चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाएगा। ठीक है बेटा, यह एक अस्थायी चुंबक होते हैं। ये कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं, जैसा कि मैंने बता रखा है। इसमें वैद्युत चुंबकत्व का गुण तभी तक रहता है जब तक इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, और जैसे इसमें वैद्युत धारा प्रवाह बंद कर देंगे आप, तो ये क्या कर देगी, चुंबकत्व का गुण त्याग देगी। ठीक है। इसमें चुंबकत्व का गुण तभी तक, है ना, रहता है जब तक इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इस प्रकार उत्पन्न किए गए चुंबक काफी शक्तिशाली होते हैं। ठीक है बात, इस बार मतलब इस प्रकार से जो चुंबक बनाए जाते हैं, यानी जो प्रणालिका के द्वारा बनाए जाते हैं, ये चुंबक क्या होते हैं, काफी स्ट्रांग होते हैं। अगर स्ट्रांग की बात आई तो हम लोग ये जानते हैं, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जिसमें कारखाने हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें निर्माण की होती हैं, मतलब जैसे रेल के डिब्बों का बनना, या मतलब मशीनों के बड़े बड़े पुर्जे बनना,
तो भाई वर्कशॉप में जैसे एक पुर्जा आपने बनाया, एक कोई चीज रेलवे का एक डिब्बा बनाया, अब डिब्बे को आपके वर्कशॉप से लेने के लिए ट्रेन आए, मतलब भाई ऐसा तो नहीं कि यहाँ बनाए हो यहीं रखा रहेगा, इसको हमें गोडाउन में भेजना है या हटाएंगे यहाँ पे तभी तो दूसरा बनाएंगे, क्योंकि रेल बहुत बड़ी बनानी होती है। तो जहाँ पे आप बना रहे हो इसको मान लो एक जगह दूसरे जगह हटाना है, या कोई और बड़े बड़े बॉयलर बनाए हैं, है ना, तो इनको एक जगह से दूसरे जगह तक रखने के लिए वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट वाली क्रेन का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट वाली क्रेन क्या है, इसमें देखो अब जैसे आपने एक बॉयलर बनाया है ना बेटा, थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज हम समझ रहे हैं, मान लेते हैं आपने इतना बड़ा एक बॉयलर बनाया है, ठीक, ये काफी बड़ा है बॉयलर। तो इस बॉयलर को अगर हमें एक जगह से मान लेते हैं दूसरी जगह ले जाना है, तो क्या करेंगे, अगर लोगों की भीड़ बुलाएंगे इसको है ढेर सारे लोग, तो हमें लगता है इसको उठाने के लिए 300-400 लोग आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा बॉयलर है। तो इसको उठाने के लिए 300-400 लोग, उसमें भी जान का खतरा रहता है, कहीं गिर के गया या कुछ, तो लोगों का एक मेन पावर का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया जा सकता। या हम लोग चलो जो हमारे पास क्रेन्स हैं, क्रेन का इस्तेमाल कर लें, जो बड़ी बड़ी क्रेन है, तो देखो बेटा क्रेन का जो पकड़ने वाली हैं, अगर हम उन क्रेन्स ढेर सारी क्रेन्स का इस्तेमाल मतलब 2 क्रेन या 3 क्रेन का इस्तेमाल करके इसको पकड़ के ले भी जाएंगे, तो इसमें स्क्रेच आ जाएंगे और दब भी सकते हैं, मतलब चूंकि ये बना टीन का ही होगा तो ये दब भी सकता है, स्क्रेच भी आ सकते हैं, है ना। तो इस क्षतियों से बचने के लिए बेटर तरीका है कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट वाली एक क्रेन का इस्तेमाल कर लें। हम मान लेते हैं एक क्रेन ऐसी बना ली है जिसमें आगे क्या लगी है, धारावाही नालिका के द्वारा उत्पन्न की गई मैग्नेट है। अब जैसे इसके पास लाएंगे और यहाँ पे इसके ऊपर खाली रख देंगे, इसके ऊपर रखते ही और करंट फ्लो करवा दें, करंट फ्लो करवाते हुए ये क्या हो जाएगा, ये इसमें चिपक जाएगा। चिपक जाने से आसानी से चिपका हुआ है तो इसको दबा तो नहीं रहे, ला जाके यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे लाने के बाद हम रखेंगे और रखने के बाद सीधे करंट क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। जैसे करंट ऑफ हो जाएगा ये आसानी से यहाँ पे छूट जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि एक नॉर्मल क्रेन का इस्तेमाल करके इसको एक जगह से दूसरी जगह तक लाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे इसको बांधने का काम करो इस क्रेन में, क्योंकि मान लेते हैं अगर उस क्रेन नहीं दबाएगी नहीं पकड़ेगी तो आप रस्से वस्से से इसको बांधेंगे, तो रस्से से बांधने का टाइम लगेगा, क्योंकि इतना बड़ा है तो बड़ा मजबूत रस्सा चाहिए, और ये बांधने का जो टाइम लगेगा उसके बाद यहाँ पे लाने के रखने के बाद उसको छोड़ वहाँ उसे रस्से से छोड़ने का काम लगेगा, मतलब टाइम लगेगा और वर्क लगेगा, तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। इसीलिए बड़े मशीनरियों में मतलब जो बड़े बड़े कारखाने हैं वहाँ पे जब एक जगह से दूसरे जगह तक बड़े बड़े पुर्जों को रखना होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, और इनके इस्तेमाल हम लोग बहुत जगह करते हैं, जैसे कि ट्रेन में ब्रेक्स के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है, वैद्युत चुम्बक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनके काफ़ी सारे यूज हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ, स्पीकर के पीछे कैसा इस्तेमाल किया जाता है आपका, ये परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब स्थायी चुंबक का करते हैं। ठीक बेटा, यहाँ पर अब चुंबक के हम लोग गुण पढ़ने वाले हैं। ठीक, चुंबक के बारे में जान लिया, हालांकि यहाँ केवल इंट्रोडक्शन था, इसमें कोई खास वो नहीं करना था। ठीक, हमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन वैद्युत चुंबक के बारे में इसमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि वैद्युत चुंबक के लिए हम लोग चैप्टर 4 पूरा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमें जानना है केवल हमारे प्राकृतिक चुंबक के बारे में। ठीक है, तो अब उसमें चुंबकीय गुण अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो पहला गुण चुंबक में क्या पाया जाता है बेटा, पहला गुण है चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। ठीक बेटा, चुंबक के पास कितने ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जैसा कि हमने पहले बताया था। उत्तरी ध्रुव मतलब ये इन को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव, और इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। अगर यहाँ पर जो फिगर आपको है यहाँ पर जो दिखाया गया है वो एक दंड चुंबक का फिगर बनाया गया है। दंड चुंबक का मतलब है कि सीधी सीधी एक चुंबक होगी। ठीक है, एक सिरा। अब देखो यहाँ पे जो अगर आप किसी दुकान से खरीदते हैं या मतलब प्रैक्टिकल के लिए लेते हैं तो वहां पर एन और एस मेंशन किया जाएगा, लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल है कोई चुंबक तो उस पर एन और एस नहीं लिखा होगा। उसको कैसे समझेंगे एन और एस कौन एन है, तो अगर उसको हम स्वतंत्रता पूर्वक धागे से या रस्सी मतलब एक स्ट्रिंग से लटका देंगे, तो लटकाने के बाद वो जो सिरा नॉर्थ की तरफ रहे तो समझ लेना वो एन है, और जो साउथ की तरफ रहे उसे क्या कहेंगे, वो एस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 सिरे होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण, जिन्हें जिन्हें कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये बेटा सबसे ज्यादा हमें याद रखना है कि चुंबक में क्या होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, इनको कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अलग नहीं किया जा सकता का मतलब ये है बेटा, जैसे हमारे पास एक चुंबक है, ठीक, ये हमारे पास एक चुंबक है, तो चुंबक में एक सिरा कितना है, एन है, ये सिरा एन है और ये एस है।
ठीक, इसको अगर हम बीच से क्या कर दें, बीच से हम इसको तोड़ें, ठीक है, ऐसे अगर हम बीच से तोड़ें तो तोड़ने के बाद जो नए मैग्नेट बनेंगे, नए चुंबक यहाँ पे बनेंगे, तो एक चुंबक जो ऐसे ये टूटने के बाद आधा पार्ट इधर आ जाएगा और आधा पार्ट मान लेते हैं ये बन गया। तो ये वाला N था और ये वाला S था। अब जैसे ही टूटेंगे तुरंत यहाँ पे S और यहाँ पे N डेवलप हो जाएंगे ऑटोमेटिक, मतलब फिर से एक ये दो सिरों वाला ही डाइपोल यानी मैग्नेट बन जाएगा। ठीक, हम अगर इनको फर्दर क्या करते हैं, फर्दर इनको तोड़ते हैं, मतलब इनको फिर से बीच से तोड़ दें, इसको भी मान लेते हैं बीच से तोड़ देते हैं। तो तोड़ने के बाद जो इधर का ये हिस्सा बचेगा ये है ना, तोड़ने के बाद जैसे आपने ये सिरा को तोड़ा, ये ऐसे तोड़ा, तो तोड़ने के बाद ये तो N था ही, ये N था ही, तुरंत ये वाला क्या बन जाएगा, S बन जाएगा, और यहाँ S था, ये वाला क्या बन जाएगा, N बन जाएगा। मतलब चाहे इसके आप कितने भी टुकड़े कर डालें, लेकिन हम इनको S और N को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल जैसे हमारे कर्ण अर्जुन आएंगे, तो ये कर्ण अर्जुन ऐसे हैं जो कभी भी अलग नहीं हो सकते। बात समझ में आ गया। जबकि हम लोग अगर वैद्युत डाइपोल की बात करते हैं, वहां वैद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव में एक प्लस क्यू आवेश होता था, एक माइनस क्यू आवेश होता था। इनसे मिलकर जो निकाय बनता था उसे हम क्या बोलते थे, वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव बोलते थे, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते थे। तो यहाँ पर इससे और ये वाले में थोड़ा सा अंतर है। हालांकि जिस तरीके से ये बिहेव करता है वैसे वो भी बिहेव करते हैं। यहाँ ये भी प्लस प्लस मतलब समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण दिखाते हैं और असमान आवेशों के बीच आकर्षण दिखाते हैं। तो ये पोल्स भी क्या करते हैं, ऐसा करते हैं। बट इनमें दोनों में थोड़ा अंतर क्या है, अंतर यही है कि इनको ये अलग अलग एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी धन आवेश अलग और ऋण आवेश अलग पाया जा सकता है और इनको दुनिया में एग्जिस्ट किया जा सकता है, मतलब ये मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको कभी भी अकेला N या कभी भी अकेला S नहीं मिलेगा। मतलब अगर परिणाम स्वरूप हम इसकी भी बात कर ले तो हम ये कह सकते हैं कि भैया N और S को अलग नहीं किया जा सकता। ये इनके अगर आप फर्दर इनके टुकड़े करना चाहते हैं, अगर इनको फिर से आप तोड़ना चाहते हैं, इनको बीच से फिर से तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद फिर से जो ये बचेंगे ना, ये जो बचेंगे कितने भी तोड़ते हुए आप ले आएंगे, एक N और तुरंत यहाँ S, यहाँ N यहाँ S, मतलब आप इसकी कण कण में इसको तोड़ डालिए, उस कण में एक N और एक S आपको मिल जाएगा, दोनों पोल एग्जिस्ट करेंगे। ठीक बेटा, तो ये सबसे बड़ी इसकी क्या प्रॉपर्टी थी कि इनके पोल्स को अलग अलग नहीं किया जा सकता। अगला देखिए, यहाँ समान ध्रुवों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण, तथा विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण का मतलब होता है दूर दूर भगाना और आकर्षण का मतलब होता है खींचना। तो समान ध्रुव अगर हम पास पास लाते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको इस फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पर आप देखिए बेटा S और N अगर बगल पास पास लाते हैं तो एक दूसरे की तरफ ये क्या करते हैं, खींचते हैं। तो इसको अट्रैक्शन बोलते हैं, हिंदी में आकर्षण कहेंगे। हाँ, आकर्षित होते हैं, है ना, आकर्षित, ये आकर्षित हो रहे हैं। और अगर हम S और S को पास में ले आते हैं, यानी दोनों S S ले आए या N N को पास में ले आए, है ना, S S को ले आए या N N को पास में ले आए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेटा ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। कब, जब समान होंगे, यानी एस एस पास आएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, एन एन पास आएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, और एन एस जैसे ही पास आएंगे क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। ठीक वैसा ही जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र और पहले चैप्टर में पढ़ा था, उसमें भी हमने देखा था अगर धन आवेश को धन आवेश के पास लाते हैं तो भैया ये दूर दूर भागते हैं, है ना। ऋण आवेश को ऋण आवेश के पास लाते हैं तो भी ये दूर दूर भागते हैं। लेकिन जैसे ही एक धन और एक ऋण को पास लाते हैं तो ये दोनों सपेट लेते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एन एन, अगर एस और एन को लाएंगे तो क्या होगा, एन और एस को लाएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, चिपक लेंगे, बाकी इन सिचुएशंस में क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो हमें लगता है आपको ये चीजें आसानी से समझ में आ गई होंगी। तीसरा पॉइंट, मतलब उसी का अगर हम तीसरा पॉइंट देखें, तीसरे में क्या कह रहा है बेटा, तीसरे में कह रहा है जब किसी चुंबकीय सुई को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है ना, तो यह हमेशा उत्तरी तथा दक्षिणी दिशा में ही लटकता है। ठीक है, यहाँ पे कट गया है, लटकता है,
या लटकती है। ठीक है बेटा, ये भी है। मतलब जब हम किसी मैग्नेटिक सुई को, मैग्नेटिक सुई समझते हैं आप, है ना, निडिल, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं बेटा, देखो अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक निडिल हो तो मैग्नेटिक निडिल को हम ऐसे बना लें, ये हो गई हमारी मैग्नेटिक सुई। ठीक, मैग्नेटिक सुई को अगर हम एक धागे से बांध करके क्या करें, लटका दें। मान लेते हैं बेटा ये कोई आधार है ना, आधार का मतलब जहां से हम लटकाने वाले हैं, और ये है धागा। इसको अगर हम लटकाएंगे तो बेटा एक सुई ये एन सिरा, एन की तरफ, नॉर्थ की तरफ, और एक एस की तरफ ही आपको नजर आएगा। मतलब एक एन और एस, इसको किसी डायरेक्शन में आप घुमा देंगे ना, घुमाने के बाद लेकिन जब ये स्थायी होगा, स्थायी का मतलब रुकेगा, तो हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर ही लटकेगा। ये इसमें गुण होता है, इसी हम ये तीसरा गुण हम लोग पढ़ सकते हैं। हालांकि इसमें और सारे गुण होते हैं, ये मोटे मोटे यानी कि जो हमें बहुत आसानी से समझ में आ सकते हैं, उनको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपसे पूछा जाए चुंबकीय गुण लिखिए, तो आप चुंबकीय गुण में ये 3 गुण जो हमने आपको बताए हैं वो आसानी से लिख पाएंगे। उसके बाद अब हम जानते हैं बेटा, क्या जानेंगे, अब हम जानेंगे वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होता है। वैद्युत यहाँ पे नाम आ जाता है बेटा, वैद्युत हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, वहां भी क्या है, हमने बल रेखाएं पढ़ी थी। तो यहाँ पर चुंबकीय रेखाएं होती है। चुंबकीय रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं नहीं कहा जा सकता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र और रेखाएं क्या होती हैं। देखिए, कोई जब मैग्नेट रखी जाती है, कहीं पे चुंबक रखी होती है, तो उसके चारों तरफ आपको पता है कि क्षेत्र डेवलप हो जाता है। मतलब हमारे पास अगर यहाँ पे आपको एक दंड चुंबक का क्षेत्र दिखाया गया है, मान लेते हैं हमारे पास एक धारावाही प्रणालिका है। धारावाही प्रणालिका में आपने क्या किया है, ढेर सारा तार लपेटा है, और तार लपेटने के बाद इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे आपने इसे बैटरी से जोड़ रखा है। तो जैसे ये धन और ये ऋण करेंगे, तो यहाँ पर एक ये सिरा प्लस बन जाएगा और ये सिरा माइनस बन जाएगा, और ये एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाएगी। तो ऐसे ही अगर हमारे पास कोई निडिल सॉरी एक बार चुंबक है, उसको अगर हम रखेंगे तो वो भी एक चुंबक मतलब इसके चारों तरफ एक मतलब एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र को डिफाइन करने के लिए हम लोग इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित कर पाते हैं, और ये वाकई बनती हैं। ये काल्पनिक रेखाएं हैं। आपने अगर इनको देखना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई नीचे मैग्नेट रख लीजिए, मतलब एक मैग्नेट रखने के बाद उस पर हल्का सा ग्लास रख दीजिए, और उस पर डस्ट जो आपका रेत होता है, रेत ऊपर से डालिए। रेत आप डालेंगे तो आप देखेंगे वो रेत में इस तरीके का पैटर्न आपको नजर आने लग जाएगा। ठीक है, तो इसके जिस तरीके से, जैसे हम यहाँ पे एक चुंबक रखे हैं, तो चुंबक के चारों ओर कुछ काल्पनिक वक्र आपको दिखाई देने लगते हैं, वो चाहे परमानेंट मैग्नेट हो और चाहे आपका ये कुंडली हो। कुंडली से भी इस तरीके से वक्र ढेर सारे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूं यहां से इस तरीके से वक्र। ठीक है बेटा, ये ऐसे ही ये वक्र आपको नजर आएंगे। वक्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वक्र टेढ़ी मतलब टेढ़ी क्या मतलब इस तरीके से एक रिंग टाइप के बनाते हैं। इसमें से इधर की तरफ ये जाते हुए नजर आएंगे, ठीक, एन से निकलते हुए नजर आते हैं, और एस में प्रवेश करते हुए नजर आएंगे। मतलब जो एन से निकलेगा वो एस में प्रवेश जरूर करेगा। ठीक, तो चाहे इसके बारे में बात कर लें या हम लोग इसके बारे में बात कर लें, तो किसी चुंबक के, यहाँ पे लिखा, किसी चुंबक अथवा धारावाही प्रणालिका के चारों ओर उत्पन्न काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कराती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। बात समझ में आ गया। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो होती हैं जो हमें किसी चुंबक के चारों ओर या किसी धारावाही प्रणालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का क्या कराती हैं, अनुभव करवाती हैं। उन्हें ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। बात समझ में आ गई। यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये एन से क्या करती है, निकलती हुई, और एस में ये हर रेखा रिटर्न होके इसमें एंट्री जरूर करती है, मतलब इसमें घुसती जरूर है। ये भले ही आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा हो, ये आपके टूटी हुई नजर आ नहीं, लेकिन ये कोई रेखा टूटी नहीं, सारी रेखाएं क्या होती हैं, सतत होती हैं, और ये एन से निकल करके हमेशा
इसमें एंट्री करती हैं। समझ में आ गया? ये अंदर भी सतत होती हैं, लेकिन अंदर अगर हमें देखना है तो प्रणालिका में हम लोग समझ पाएंगे, क्योंकि ये खोखली होती है और ये ठोस होता है। तो इसमें अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसमें हम समझ सकते हैं कि ये वक्र एकदम सतत होते हैं। सतत का मतलब एकदम क्लोज होते हैं, कभी भी ये टूटे नहीं होते हैं। इस बात की पुष्टि भी की जा सकती है। तो यहाँ पर देखते हैं किसी अगर हम लोग प्रणालिका के चारों तरफ खींचें या किसी चुंबक के चारों तरफ, तो हमें इस तरीके के काल्पनिक वक्र समझ में आ सकते हैं। तो इनके कुछ गुण जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, क्या गुण होते हैं, और ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। तो वहां पे 3 या 4 गुण ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 3 से 4 गुण हमने लिए हैं। जैसे पहला गुण क्या है, गुण मतलब प्रॉपर्टी है ना, गुण खाने वाला नहीं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संतत है ना, संतत लूप बनाती हैं। यह द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव जैसी नहीं होती हैं, जहां ये रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर खत्म हो जाती हैं। देखिए हम लोग जैसा कि यहाँ चुंबकीय में पढ़ रहे हैं, ऐसा हम लोग विद्युत में भी पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास एक धन आवेश और एक ऋण आवेश हो, ठीक, तो आपको पता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। यहाँ पर भी वैद्युत रेखाएं निकलती हैं, तो ये हमेशा किससे जाती हैं, ये प्लस से निकलती हैं और माइनस में क्या करती हैं, प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, तो इनकी अगर हम वैद्युत रेखाएं खींचते हैं तो केवल हम लोग इसी तरीके से खींच देते हैं। ठीक, इसी तरीके से हम इसमें वैद्युत रेखाएं खींच देते हैं कि हम प्लस से जाती हुई दिखाते हैं और एन से अंदर आती हुई दिखा देते हैं। हम मतलब इसको सतत नहीं कह पाएंगे। सतत इसलिए नहीं कह पाएंगे क्योंकि इसके बीच में या इसके अंदर क्या होता है, मतलब ये रेखाएं प्लस से निकल के केवल माइनस तक ही खत्म होती हैं, लेकिन ये ऐसा इसमें नहीं होता है। ये एन से निकल करके एस में तो प्रवेश करेंगी, लेकिन ये अंदर भी कंटिन्यू होगी। इस तरीके का एक छल्ला यानी रिंग बनाए रखेंगे। समझ में आ गया? तो पहली प्रॉपर्टी क्या लिखा आपने, आपने लिखा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संतत लूप बनाती हैं या वैद्युत द्विध्रुव जैसी नहीं है, है ना। ये वैद्युत द्विध्रुव जैसी नहीं होती, जहां ये रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश में खत्म हो जाती थी, ऐसी यहाँ पर नहीं होती हैं। ये क्या होती हैं, ये वक्र बनाती हैं, पूरे छल्ला या रिंग बनाती हैं। ठीक है, दूसरी यहाँ पे देखिए, क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। इसका मतलब ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट गुण है। ये कहता है जैसे कोई हमारा ये रेखाएं हैं, इस रेखा के किसी बिंदु पर अगर हम क्या खींच दें, एक स्पर्श रेखा खींच दें। ठीक, जैसे हम यहाँ पर इसकी स्पर्श रेखा खींचे तो ऐसे मिलेगी, इस पे खींचेंगे तो ऐसी मिलेगी, इस पे खींचेंगे तो ऐसी स्पर्श रेखा मिलेगी, है ना। ऐसे इस बिंदु पर खींचेंगे तो स्पर्श रेखा इस डायरेक्शन में आएगी। तो इसके मतलब इन रेखाओं के किसी भी बिंदु पर अगर हम क्या करें, स्पर्श रेखा खींचे, तो ये स्पर्श रेखा उस बिंदु पर किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। मतलब यहाँ पर जो स्पर्श रेखा खींची है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी। अगर हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखें तो ऊपर की डायरेक्शन में होगी, अगर यहाँ पर देखें तो इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पर देखें तो इस डायरेक्शन में होगी। मतलब इस किसी भी ये जरूरी नहीं आप इस पे ही खींचे, आप किसी भी लाइन पे जैसे यहाँ पर खींचेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी किधर आएगी, पीछे की तरफ आएगी। जबकि यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी पीछे की तरफ दिखा रहा है। तो किसी भी बिंदु पर अगर हम इसकी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यहाँ पर उसकी क्या करेगी, वैद्युत क्षेत्र की सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ठीक है, तो ये दूसरा गुण था। तीसरे गुण में अगर हम देखें, यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी लिखिए बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी क्षेत्र के लंबवत रखे गए तल के प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या पर निर्भर करती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, कितना चुंबकीय क्षेत्र वहां पर उत्पन्न हो रहा है, किस बात पे डिपेंड करता है कि उस बिंदु से कितनी वैद्युत रेखाएं गुजरी हैं। जैसे अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पर बेटा इस मैग्नेट की, है ना, ये एन है और ये एस है, तो यहाँ से इस तरीके से, है ना, इस तरीके से ढेर सारी रेखाएं मतलब गई होंगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम ध्रुवों की बात करें यहाँ पर, है ना, ध्रुवों की बात कर लें, सिरों की बात कर लें, तो यहाँ पर नंबर लाइनों का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, जबकि यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या होगा, थोड़ा कम होगा। जहां पर लाइनों की कंसंट्रेशन मतलब तादाद ज्यादा होगी, वहां से ज्यादा लाइन पास होगी, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। और जहां पर कम लाइन पास हो रही होंगी
उसके क्षेत्र के लंबवत कम लाइन पास हो रही होंगी, तो वहां पर उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ गया। चौथा पॉइंट देख लेते हैं बेटा। चौथे पॉइंट में कह रहा है, चौथे पॉइंट की बात करें तो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से को कभी नहीं काटती, अगर काटती होती तो एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं मिलती, जो कि असंभव है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये चुंबकीय रेखाएं क्या है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक, अगर काटती होती तो क्या होता, मान लेते हैं काटती हैं। ठीक, एक जैसे रेखा ये है जिसकी दिशा किधर है, इस दिशा में गई है। ठीक, मान लेते हैं दूसरी यहाँ पे रेखा अगर खींच दें तो एक ये रेखा है, इसकी दिशा क्या होगी, इस दिशा में ये गई है। अब इनके अगर कटान बिंदु की बात करें जहां पर ये एक दूसरे को काट रही हैं, तो अगर इस बिंदु पर, चूंकि हम हर बिंदु पर इसकी क्या, अगर स्पर्श रेखा खींचे तो क्या होता है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिल जाती है। तो अगर हम इस कटान बिंदु पर, चूंकि ये बिंदु दोनों पर अवेलेबल होगा, नीचे वाली पर भी है ऊपरी वाली पे भी है, तो नीचे वाली पे अगर स्पर्श रेखा खींचे तो ये दिशा आएगी, इस पे अगर स्पर्श रेखा खींचे तो ये आ जाएगी। मतलब यहाँ पर इसका चुंबकीय क्षेत्र ये आ जाएगा और इस पे चुंबकीय क्षेत्र ये दिखा रहा है। मतलब एक ही बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखा रही होंगी, ये कैसे पॉसिबल है ना। ये संभव नहीं हो सकता कि एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दो दिशाएं हो, ऐसा संभव नहीं है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। समझ में आ गया। अगर काटती होती तो क्या होता, एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दो दिशाएं हमें मिलती, जो कि ये संभव नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन आपकी में बोर्ड में भी पूछा जा चुका है और फिर पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि चुंबकीय रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। तो आप ये एक्सप्लेनेशन के साथ वहां पे बता पाएंगे कि चुंबकीय रेखा एक दूसरे को काटती कि नहीं काटती। ठीक है, तो ये था आपका चुंबकीय रेखाओं के बारे में, है ना। चुंबक के बारे में हमने पढ़ लिया, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में हम इस वीडियो में जान चुके हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहे हैं इसके आगे की प्रॉपर्टी, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए।